हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग जो हमारा कक्षा 10th है उसका जो पेपर पैटर्न जो 2022-23 का आने वाला है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग हिंदी का कोर्स ए का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सैंपल पेपर जो आया है अभी उसके लिए कि 22-23 में किस तरीके से पेपर आने वाला है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम पहले इसके जो सभी पेपर में जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं पहले हम उस पर बातचीत करें। तो देखिए, ये जो पेपर होगा ये होगा पूरा 80 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें सबसे पहले यह है कि ये दो खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। और ये जो खंड क है इसमें बहुविकल्पिक प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और खंड ख जो है उसमें आपसे सब्जेक्टिव यानी हम कह सकते हैं वर्णनात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है, यानी टोटल 17 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आपको जो फिर तीसरा दिया है, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार हैं, यानी सभी के जो प्रश्न जो हैं उनके सामने ही उनके मार्क्स दिए होंगे, उत्तर भी क्रम के अनुसार ही आपको देने हैं। फिर है अगला, खंड क में कुल 10 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। यानी जो पहला पार्ट है उसमें प्रश्न तो 10 हैं लेकिन उसमें प्रश्नों की संख्या 49 है, जिसमें से हमें करने हैं 40। यानी आपसे कुछ चॉइस भी वहां पर रहेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर दे सकते हैं। यानी 49 में से आप 9 क्वेश्चन आप उसमें से छोड़ सकते हैं, केवल 40 ही करने। तो क पार्ट जो आपका 40 मार्क्स का है, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। ऐसे ही अगला, खंड ख में कुल 7 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए हुए हैं। भाई चॉइस में भी रहेगा, हो सकता है उसमें से कोई क्वेश्चन चॉइस में हो तो वो उसी के सामने अथवा करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सामान्य निर्देश, ठीक है। आइए अब हम जो पहला प्रश्न है आपसे पहला प्रश्न जो इस पैटर्न के आधार पर बताया गया है, तो पहला प्रश्न आपका अपठित गद्यांश को लेकर के होगा और जिसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। तो पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि घर जैसा छोटा सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। भाई घर शब्द जो है उसके लिए कहा गया है तो वो बहुत, भाई कहना तो एक छोटा सा है कि भाई घर, दो वर्णों का हमारा ये शब्द है, लेकिन इसका जो भावनात्मक रूप से अगर हम इसको देखें तो ये एक बहुत बड़े अर्थ को देता है, इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी सही नहीं लगते। ये जो शब्द हैं, हम कहें इस घर का अर्थ अगर हम इनमें से किसी में से लें जो इन नीचे नाम दिए हुए हैं, मकान, भवन, फ्लैट, कोठी, तो ये इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, क्योंकि घर शब्द जो होता है वो भावनात्मक दृष्टि से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये जो अन्य नाम है, अन्य जो शब्द है, पर्यायवाची शब्द कहो, तो ये इसके साथ नहीं बैठते हैं, ये इसके अर्थ को नहीं देते हैं, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है। मकान जो होता है बनावटी, यानी उसमें अब सजाने के सामान, दीवारें, ईंट, पत्थर ये सब होते हैं, लेकिन उसको हम घर नहीं कह सकते। जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, रिश्तों की मधुरता के खिले खिले रंग, स्नेह, सम्मान व संवेदनाओं की सज्जा हो। यानी यहाँ घर की विशेषताएं बताई गई है। घर में भावनात्मकता है, वह भावनात्मकता जो संबंधों को महका कर परिवार को जोड़े रखती है। यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है, प्यार अटखेलियां करता है तो घर अटखेलियां करता है, रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है, इसीलिए रिश्ते हैं तो घर है। और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। अगर रिश्तों में प्रेम है
तो वो ही घर जो है हमेशा महकता है, वहीं हमेशा प्यार रहेगा, वहीं खिलखिलाहट, हंसी मजाक भी वहीं होंगे। यह नींव जित यह नींव जितनी मजबूत होगी, घर उतना ही मजबूत होगा। न जाने क्यों आज का मनुष्य संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है, यानी मनुष्य जो है अब आपसी जुड़ाव, जो मन से जो जुड़ाव होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ये कहना चाह रहा है उसके मन की कोमलता कठोरता में बदल रही है। दिन रात कार्य में व्यस्त रहने और धन उपार्जन यानी धन को इकट्ठा करने की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है, यानी एक मशीन की तरह वो अपने आप को पूरे तरीके से कार्य में झोंक चुका है। इसीलिए उसके लिए घर के मायने बदल रहे हैं, उसकी अहमियत बदल रही है। इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, द्वंद्व आदि बढ़ रहे हैं। कलह, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़े, मन मुटाव वाली स्थितियां बढ़ रही हैं, तो ये इसी के कारण। आज की पीढ़ी प्राइवेसी यानी वैयक्तिकता के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। उसकी सोच मेरा कमरा मेरी दुनिया तक सिमट गई है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकाकी होते जा रहे हैं, यानी अकेले एक छत के अंदर 5 लोग 7 लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग, मतलब एक दूसरे का पता भी नहीं होता कौन कब आया और कब चला गया। यानी हम कहते हैं ना, एक कमरा और मेरी दुनिया, एक कमरे के अंदर ही अपने आप को समेट करके रख लेता है, तो वो अकेला पड़ता जा रहा है। काश सब घर की अहमियत समझें और अपना अहम हटाकर, यानी अपने अंदर का जो अहम है, जो घमंड है, उसको हटा करके घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो है हमारा, भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित है। अब कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। भाई, भावनात्मक दृष्टि से अगर हम घर जैसे छोटे शब्द की विशालता में क्या चीज निहित है? प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं, आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता, सुंदर रंग संयोजन या आंतरिक सजावट एवं हरियाली, स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा। तो ये घर जैसे शब्द के लिए जो अर्थ होता है विशाल, वो इनमें से कौन सा सही बैठता है? तो कहा गया है कथन 1 सही है, या 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, या 3 या 4 सही है। तो हमारा सबसे सही उत्तर है इसके लिए कथन 1। प्रेम, विश्वास और नातों का माधुर्य, ये संवेदनाएं जो है घर शब्द के लिए सबसे विशाल अर्थ होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न उसी गद्यांश पर आधारित, सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? हृदय की भावनाओं से, वैभव और समृद्धि से, स्थानीय सुविधाओं से, बनावट व सजावट से। तो हमने कहा था ये घर के पर्यायवाची तो हो नहीं सकते, तो बनावट और सजावट जो है सामान्य रूप से ये इसके ही अर्थ को देते हैं, यानी इसका संबंध इसी से होता है। चाहे मकान हो, चाहे भवन हो, चाहे फ्लैट हो, ये बनावट व सजावट से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई देता है? निजी जीवन व एकांतिकता, पारिवारिक भावात्मक संबंधों में, बिना मेहनत सब कुछ मिल जाने में, या धन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में। तो सुख आजकल वो कहाँ देखते हैं? तो वो सुख देखते हैं हमारे निजी जीवन व एकांतिकता में, कि अपने स्वयं के लिए, यानी केवल स्वयं का फायदा हो और वो अकेला ही रहे। ठीक है, अगला है गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है? तो प्रेम को गद्यांश में प्रेम को जो घर का आधार बताया गया है, तो सही आंसर है हमारा आधार। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी ये है ए और इसका क्या कारण, ये सही जो दूसरे इसमें आर रीजन जो दिया है वो सही है या नहीं है, तो वो आपको देखना है और बताना है। भाई कथन तो है
आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। संवेदनाएं जो उसके अंदर, वो हट करके किसने अपना स्थान बना लिया है? मशीनियत ने अपना स्थान बना लिया है। तो इसके लिए कारण दिया है, इसका कारण कि व्यस्तता और अर्थ उपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया है। तो ये जो कारण दिया है, तो क्या ये कारण इस कथन के लिए उपयुक्त है? तो हम देखते हैं। पहला, कथन ए का जो कारण है वो गलत है, किंतु कारण सॉरी, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। पहले में ऐसा दिया है। दूसरे में दिया है कथन, जो कारण है कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं, यानी ए और आर दोनों गलत दिए हुए हैं। ए सही है और आर जो है इस सही व्याख्या है इसकी इसकी कहते हैं, इसकी जो व्याख्या दी है वो बिल्कुल सही दी है। और चौथा है ए, यानी जो इसका कथन है वो सही है, किंतु कारण आर कथन की सही व्याख्या नहीं है। ये जो व्याख्या दी है वो सही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये हम इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो कथन है उसके लिए जो कारण दिया हुआ है वो दोनों ही सही है, यानी कथन भी सही है और उसका कारण भी बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा हमारा ग, कथन ए सही है और उसका कारण आर कथन की सही व्याख्या भी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये तो था हमारा पहला प्रश्न जिसमें 5 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। अब हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो है अपठित काव्यांश। काव्यांश कह दे, पद्यांश कह दे। इस प्रश्न में आपको यहाँ पर चॉइस दी जाएगी। 2 पद्यांश दिए होंगे, 2 में से कोई एक पद्यांश आपको करना है और उसमें भी यहाँ पर आपसे वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें जो कविता है, पहला जो पद्यांश दिया हुआ है, हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं ताकि इससे संबंधित जो 5 प्रश्न हैं उनको हम दे सके। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, हो जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो यहाँ पर ये जो कविता दी है एक, कि कहना चाहा है कि ना तो हम सच हैं ना ही तुम सच हो, केवल इस जीवन में या इस संसार में संघर्ष ही सबसे सही बताया गया है। अगर हम संघर्ष करते रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। जो झुक गया, कहते हैं कि एक बार जो झुक गया वो मरे हुए के समान है। और जो व्रंत से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं। और जो फूल गिर करके, वो झुकने वाली बात है, तो गिर करके जो टूट गया उसकी फिर कीमत नहीं होती है। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो रास्ते को भूल कर के भी नहीं रुकता, आगे बढ़ता चला जाता है। जो हार गया है लेकिन कभी झुकता नहीं है, मतलब वापस से कोशिश करता है जीतने की। और जिसने मरण को भी जीत लिया, यानी जिसने मृत्यु को भी, मृत्यु के बाद भी जो हमेशा जीवित रहता है, उसी का जीवन जीवन है। हमें हमेशा ऐसे कार्य करना चाहिए कि प्राणों में कहीं जड़ता रहे, हम मरने के बाद भी, कि मर चुके हैं लेकिन फिर भी प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, कि प्राण भी अगर हमारे निकलें तो भी उसके बावजूद भी हम अपने कार्य के उसमें लगे रहे। ये नहीं है कि मरने के डर से हम कार्य को छोड़ दें कि अरे मरने वाले हैं तो अब आगे करके क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता है, कि जो बिना बोले बस लड़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और जो भी परिस्थितियां मिले, चाहे कांटे हों या फिर बहुत अच्छे सरल रास्ते हों, उनमें भी जो आगे बढ़ता रहता है, वो ही जो है व्यक्ति आगे बढ़ता है। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। हम सच्चे हैं या नहीं किसी दूसरे से के लिए, इस पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने अंदर से सोचना चाहिए कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं।
और अपने जो भी आंसू हैं वो भी हमें अपने आप ही पहुंचना है, किसी और के भरोसे हमें नहीं रहना है। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, और हम ये सोचे कि हमें ये सब चीजें अपने आप से मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, और ऐसा जितने भी इस जीवन पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उन सभी को हम जब आगे चलते रहते हैं इस जीवन पथ पे, तभी हमें रास्ता मिलता है। और एक बार भटक भी जाएं तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे, हम और आगे बढ़ते जाएं तो हमें रास्ता जरूर मिलेगा। तो ये जो कविता थी, ये जो काव्यांश था, ये काव्यांश जो है लिखा हुआ है जगदीश गुप्त जी के द्वारा। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। तो पहला कथन दिया है, प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये तो हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, पंक्ति जिस हिसाब से कविता में दिया है कि जो भी विपरीत परिस्थितियां भी आए तो भी उसको जूझते हुए हमें आगे बढ़ना है, और ये जीवन की बिल्कुल सच्चाई है। दूसरा, परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है, कि पहले ही अगर हमें जानकारी मिल गई है कि यहाँ ऐसी परिस्थिति हो सकती है, तो हमें उन जोखिमों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। बचना उचित है, नहीं बचना नहीं, उससे और संघर्ष करना चाहिए। तो ये लाइन, ये पंक्ति हमारी थोड़ी सी गलत उसको अर्थ दे रही है। तीसरा, लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर हमें लक्ष्य प्राप्ति के बीच में अगर हम भटक जाते हैं, तो उस भटकने के डर से हम रास्ते को छोड़ दें, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये पंक्ति भी बिल्कुल ठीक है। तो पहली और तीसरी तो ठीक है ही। चौथी में क्या है, जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। अगर हमने कुछ गलत किया है तो उसको मान लेना चाहिए, ठीक है, या जो भी गलत बुरी परिस्थिति आई है तो भी उसके साथ कार्य करना चाहिए। तो ये पंक्ति जो है चौथी, वो भी सही है। तो यानी पहली, तीसरी और चौथी, तो इसमें तो पहले में तो दूसरी दी है, सही है। दूसरे में दिया है पहली और तीसरी, सही है। तीसरे में दिया है पहली, तीसरी, चौथी, सही है। और चौथे में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो हमारा सही आंसर होगा ग, यानी पंक्ति 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय है। मृत्यु को जीतने का आशय क्या है, कि साधुता व साधना से अमरत्व प्राप्त करना, नहीं बिल्कुल। योगाभ्यास व जिजीविषा से दीर्घायु हो जाना, बिल्कुल ये भी नहीं है। अर्थ, बल व दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन को कष्ट मुक्त करना, तो बिल्कुल नहीं। और जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, कि इसमें कहा गया था कि मरने के बाद भी हमें लोग याद रखें, ऐसा हमें काम करना चाहिए। तो ये सही होगा। अगला प्रश्न है, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, इसका क्या अर्थ है। तो इसमें पहला जो दिया हुआ है वो है आकाश और धरती दोनों में संवेदनशीलता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ईश्वर उदार है, अतः वही सुख देता है, वही पसीजता है, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं, बिल्कुल। ये जहाँ कहा ना आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है, तो इसका सही आंसर हमारा जो ग है, क्योंकि अंत में दे रखा है सामूहिक प्रयत्नों से ही संकट की स्थिति से निकला जा सकता है, तो इस पंक्ति से इसका कोई मेल नहीं है। तो सही आंसर है, जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं। हमारे जीवन में जो दुख है उनको दूर हम खुद ही संघर्ष रत रह करके तो उनको दूर कर सकते हैं। अगला है, अपने आप से लड़ने का अर्थ है अपनी अच्छाइयों व बुराइयों से भलीभांति परिचित होना, किसी मुद्दे पर दिल और दिमाग का अलग अलग सोचना, अपने किसी गलत निर्णय के लिए स्वयं को संतुष्ट कर लेना, या अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना। तो अपने आप से लड़ने का मतलब है अपने अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों की अनदेखी न करके, बल्कि जो कमियां हैं उनको दूर करना। ठीक है, तो इसका अपने आप से लड़ने का अर्थ ये होगा। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, युवावस्था हमें सिखाती है कि, अब क्या सिखाती है, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो,
युवावस्था क्या सिखाती है? स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक व आशावादी बनाए रखें। ठीक है। या दूसरा, सजग रहें, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न ही न होने दें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखें। और चौथा है, प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेके बल्कि दो दो हाथ करें। तो हमारा सही आंसर होगा एक तो ये पहली लाइन और चौथी लाइन। ठीक है, कि चैतन्य, गतिशील और आत्म आलोचक व आशावादी बनाए रखें अपने आप को। ठीक है, और जो भी अगर कोई विपरीत परिस्थितियां आ रही है तो उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो सही आंसर होगा हमारा ख। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मतलब जो कविता है, 5 प्रश्न हमारे पहले के हो चुके हैं। जो पद्यांश है, दूसरा पद्यांश आया है यहाँ पे। फसल किसान के कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस है, यह उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। यह विश्वास है ढही हुई दीवार की चिनाई का, 18 पार कर चुकी बेटी के सगाई का, पर चूनिए की उधारी चुकाने का, मन के सपनों को नए परिधान पहनाने का। इसी विश्वास की सलामती के लिए वह मूंदता है आंखें दिन में न जाने कितनी बार, और दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक। भरोसे और आशंक की रस्साकशी में न जाने कितनी बार वह जागता है नींद से। यहाँ किसान जो फसल उगाता है, उस फसल के पीछे उसकी कितनी मेहनत, और वो ऊपर वाले से इसकी सलामती की दुआएं, और उस फसल के पीछे उसके कितने सपने होते हैं, अपने बच्चे की शादी करना, बच्चों की पढ़ाई करना, है ना, और घर के लिए जो सामान, जो घर की सामग्री है, राशन का सामान लाना, कपड़े लाना, ये सारी चीजें जो हैं उस फसल पर ही आधारित एक किसान की होती हैं। और इस काव्यांश में उसने इन्हीं को बताया है। और जगह देना चाहता है उस परमात्मा को भी जिसके बारे में सुनता आया है कि सभी कुछ उसके ही हाथ है। और इसीलिए जब फसल सोंधियाती है, असल में किसान के सपने सोंधियाते हैं, और फसल घर आ जाने पर सपने पक जाते हैं। और ये जो काव्यांश लिखा है या ये कविता लिखी है वो है डॉक्टर विनोद प्रसून। प्रसून के नाम से वो जाने जाते हैं। तो देखिए पहला पहला जो क्वेश्चन है ये वो दिया गया है, फसल को किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस कहने का कारण है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, क्यों बताया गया है कि कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस है? तो देखिए, फसल देख करके बैंकों से सस्ते ब्याज पर ऋण सरलता से मिल जाना। दूसरा, फसल से किसान के स्वप्नों की संबद्धता और भावात्मक लगाव होना। तो ये हमारा बिल्कुल सही है ना, पहला नहीं होगा, दूसरा तो सही है। फसल से जुड़ाई फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, गहाई, भंडारण आदि के सपने देखना, नहीं, ये भी नहीं है। फसल से ही जीवन की जरूरी इच्छाओं के साकार होने की संभावना जुड़ी है। यानी हम ये कह सकते हैं दूसरा और चौथा। तो दूसरे और चौथे के लिए हमारे पास आंसर आ रहा है उत्तर नंबर ग। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हो गया इस पद्यांश का। दूसरा प्रश्न, किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में आते हैं। क्या आते हैं? देखो, कुछ पाकर सामाजिक कार्य करने की इच्छाएं, अति आवश्यक कार्य एवं मन के भावात्मक सपने, आधुनिक कृषि यंत्र आदि जुटा लेने की अभिलाषाएं, या कठिन समय के लिए कुछ बचा कर रखने की योजनाएं। किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित क्या है? तो अति आवश्यक कार्य और मन के भावनात्मक सपने। जो उसके अति आवश्यक कार्य हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा है, राशन का सामान है, तो वो, और मन की के भावात्मक सपने, यानी वो बेटी को विदा करने के लिए, उसकी शादी के लिए जो सपने देखता है, वो सारी चीजें इसी में। तो सही आंसर हमारा ख होगा। प्रश्न 3 में दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक का आशय क्या है? तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखना, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया है उसमें। सामूहिक यज्ञ करके फसल की कुशलता की कामना करना, तो ऐसा भी इस प्रश्न में नहीं दिया है।
फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना। तो ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अंत में क्या दिया है, निवेदन को ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों तक पहुंचाना। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारा सही उत्तर होगा फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना। अगला प्रश्न, भरोसे और आशंक की रसाकशी में पंक्ति के आधार पर किसान की मनोदशा से जुड़ा सही विकल्प क्या है? तो ईश्वर पर अटूट अटूट विश्वास कि वे फसल को कोई हानि नहीं होने देंगे। ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन आशंकित रहता है, ये हम कह सकते हैं, इसका सही आंसर होना चाहिए। परिश्रम पर पूर्ण विश्वास किंतु भाग्य में क्या लिखा है, इससे सदा आशंकित रहना। स्वयं पर भरोसा करना किंतु प्राकृतिक आपदाओं की आशंका से सदैव भयभीत बने रहना। तो इसका सही अगर उत्तर है तो वो है ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन में आशंकित रहना। तो ये हमारा चौथा प्रश्न हुआ। और इससे संबंधित पांचवा प्रश्न जो रीजनिंग से संबंधित पूछा गया है, देखिए, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त कथन चुनिए। अब देखो, कथन तो है हमारा, किसान अपनी फसल के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा होता है। तो क्या इसका कारण ये सही बताया है? कारण दिया है व्यवसाय और व्यवसायी के बीच ऐसे संबंध स्वाभाविक हैं। तो ऐसा सही नहीं हम मानते हैं। तो हम जो है क्या कहेंगे कि ये कथन तो सही है लेकिन इसका कारण सही नहीं है। तो ये पंक्ति किसमें आ रही है हमारी? कथन सही है किंतु कारण की सही व्याख्या नहीं है। तो हम इसका आंसर करेंगे घ। कथन तो सही है कि किसान अपनी फसल के साथ भावनात्मक लगाव यानी भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है, भावनात्मक लगाव उसका होता है, लेकिन वो व्यवसाय और व्यवसाय के बीच ऐसे संबंध जो हैं वो स्वाभाविक नहीं होते। ठीक है, तो भाई कोई बिजनेस करता है तो वो अपने बिजनेस से इतना भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा होता जितना एक किसान अपने खेती से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, पहले प्रश्न में अपठित गद्यांश आपसे पूछा गया था, उसमें 5 प्रश्न थे लेकिन उसमें कोई चॉइस नहीं थी। दूसरे प्रश्न में 2 पद्यांश है, उनमें से कोई एक आपको करना होगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 से आपका जो व्याकरण वाला पार्ट है वो शुरू हो जाता है। और व्याकरण में जैसा कि आप लोगों को पता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, अलंकार, इस तरीके के जो 4 टॉपिक आपके सिलेबस में है वो आपसे पूछे जाएंगे। आई थिंक पद परिचय अभी हम आगे लेंगे इसको। तो सबसे पहला जो व्याकरण का टॉपिक है आपका वो है रचना के आधार पर भेद, यानी वाक्य भेद, सॉरी। तो जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न उसी उसमें है और यहाँ पर भी इन प्रश्नों में भी आपसे 5 प्रश्न दिए होंगे और उसमें से कोई 4 आपको करने हैं। पहला प्रश्न, ना तो तुम वहां जा सके ना ही मैं, इसका सरल वाक्य क्या होगा? तो सरल वाक्य जो होते हैं वो बिल्कुल साधारण से होते हैं, उसमें इस तरीके के 2 वाक्य या योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो पहला, तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सकते, तो यही हमारा पहला हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में तो तुम भी वहां नहीं जा सके और मैं भी वहां नहीं जा सका, तो ये तो संयुक्त हो जाएगा। यद्यपि तुम और मैं वहां जा सकते थे फिर भी नहीं जा सके, ये मिश्र हो जाएगा। चूंकि तुम वहां नहीं जा सके इसीलिए मैं भी वहां नहीं जा सका, ये भी मिश्र हो जाएगा। तो सही आंसर जो पहला है, तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके, ये हमारा सरल वाक्य में परिवर्तित इस तरीके से होगा। अगला है, सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, इसका संयुक्त वाक्य होगा। सूर्योदय होने पर प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, तो ये तो सरल वाक्य है, हमें इसको संयुक्त में परिवर्तित करना है। सूर्य उदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, यही हमारा संयुक्त होगा। क्योंकि अगला है, जब सूर्योदय होता है तब प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, तो ये मिश्र वाक्य है। क्योंकि सूर्योदय होता है इसीलिए, तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य क्या होगा? सूर्य उदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, आपके आवाज उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य होगा। आपके आवाज उठाते ही सभी आपके साथ खड़े होंगे, तो ये तो सरल वाक्य है। आप आवाज उठाइए तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, तो
यहाँ पर ये हमारा मिश्र वाक्य हो सकता है। पहले तीसरा और देख लेते हैं। आप आवाज उठाएंगे और सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे तो ये तो संयुक्त हो जाएगा। आप आवाज उठाएंगे इसीलिए सभी, तो ये भी हमारा संयुक्त होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ख। आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न 3 हो गया। प्रश्न 4, प्रश्न 4 में निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। तो अब ये 4 वाक्य दिए हैं, इन 4 वाक्यों में से हमें पहचानना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो पहला, आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की है, ये तो मिश्र वाक्य है। अगला, यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध होते, तो ये भी हमारा बिल्कुल मिश्र वाक्य है। जब आपने गलती ही नहीं की तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा, ये भी मिश्र वाक्य है। चूंकि दोषी कोई और है इसीलिए आप यह दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए, तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। यानी चारों ही आपके मिश्र वाक्य हैं। चूंकि, इसलिए, जब तब, है ना, यदि, तो ये इस तरीके के, और ये की, तो ये इस तरीके के जो हैं शब्द जहां होते हैं वहां हमेशा जो है मिश्र वाक्य होता है। तो ये चारों ही वाक्य मिश्र वाक्य के हैं। तो सही कथन है हमारा घ, कथन 1, 2, 3 व 4। ठीक है, ये हो गया चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। बिल्ली आई और दूध पीकर गई, तो ये तो हो जाएगा हमारा, इसको हम मिलाएंगे इससे, संयुक्त वाक्य हो गया। यदि दूध बाहर न रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती, ये हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। हमें बिल्ली का झूठा दूध फेंकना पड़ा, ये हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। तो हम पहले के साथ मिलाएंगे सेकंड को, ठीक है, दूसरे के साथ हम मिलाएंगे थर्ड को, और तीसरे के साथ हम मिलाएंगे पहले को। तो ये जो मिल रहा है वो हमारा किस में मिल रहा है, पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा और तीसरे के साथ पहला, यानी ख। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य विचार वाला जो टॉपिक है वो हमारा वहीं पे समाप्त होता है। अगला प्रश्न नंबर 4, और यहाँ पर जो प्रश्न होंगे यहाँ पर भी वाच्य से संबंधित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई 4 आपको करना है। ठीक है, तो पहला, ये भी कॉलम वाला, जैसा उसका अंतिम प्रश्न था वैसे इसका पहला प्रश्न दे दिया। तो यहाँ पर हम भारत द्वारा मैच जीत लिया गया, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा कर्मवाच्य। भारत द्वारा मैच जीत लिया तो ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो ये है हमारा कर्तरीवाच्य। और विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका, तो ये हो जाएगा हमारा भाववाच्य। तो इस तरीके से पहले के साथ दूसरा और दूसरे के साथ पहला, तो पहले के साथ दूसरा यहाँ पे भी है, दूसरे के साथ पहला और तीसरे के साथ तीसरा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क। ठीक है, बढ़ते हैं इसी वाच्य से संबंधित दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य में रवीना गजल नहीं गा पाती है, रवीना से गजल नहीं गाई जाती है, रवीना पैदल नहीं चल पाती है, रवीना से पैदल नहीं चला जाता है। तो सही होगा रवीना से गजल नहीं गाई जाती है, क्योंकि हमें किस में बदलना है इसको, हमें इसको बदलना है कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में हमारा सही आंसर क्या होगा कि रवीना से गजल नहीं गाई जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न नंबर 3, इनमें से कर्तरीवाच्य का उदाहरण है। चलो अब घर चले, चलो अब घर चला जाए, कैरम के बाद अब शतरंज खेली जाए, हमारे द्वारा शतरंज खेली जा सकती है। तो सही आंसर है क, चलो अब घर चले। ठीक है, ये हमारा कर्तरीवाच्य, कर्तरी जो कर्ता से संबंधित है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। और प्रश्न नंबर 4, दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य क्या होगा कि दादी जी से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, जा सकता, तो इसके लिए दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगी, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, दादी जी से कुछ भी पढ़ नहीं पाती हैं। तो सही है दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, ये हमारा भाववाचक है। और भाववाचक में अधिकतर जो है नकारात्मक वाक्य होते हैं। और वाच्य से संबंधित 5वां,
बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? तो देखो, पहला तो दिया है बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकेंगी, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाएंगी, या बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकती। तो हमारा सही आंसर होगा अब बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती हैं। सकती है नहीं आएगा, पाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे वाच्य से संबंधित जो प्रश्न हैं वो यहीं पे पूरे होते हैं। वे 5 में से कोई 4 ही करना था। और तीसरा जो टॉपिक है हमारा व्याकरण का, वो है हमारा पद परिचय। ठीक है, पद परिचय से संबंधित भी 5 प्रश्न होंगे हमारे, क्योंकि मैंने बोला था आपको 4 टॉपिक हैं आपके ग्रामर के। पहला टॉपिक जो था वाक्य विचार था, तो उससे हमारे 5 प्रश्न हो चुके हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग अभी कर चुके हैं, वो था हमारा वाच्य। और तीसरा टॉपिक जो है ग्रामर का, वो है पद परिचय। और चौथा टॉपिक होगा हमारा अलंकार से संबंधित। तो इन चारों से ही 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 20 प्रश्न आपके इनसे ही हो जाते हैं। लेकिन आपको उन 20 में से केवल 16 प्रश्न ही आपको करने हैं, यानी 5-5 होंगे, 5 में से कोई 4 करने। तो देखिए, पहला प्रश्न जो पद परिचय से संबंधित पूछा गया है, तो उसमें चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी, तो रेखांकित अंश का पद परिचय, यानी हरियाली शब्द क्या है? तो हरियाली शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हरियाली स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल सही है, एक वचन भी है और कर्ता कारक भी है। तो सही आंसर होगा हमारा पहला ही आ गया, क। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्ता कारक। दूसरा प्रश्न, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। अब क्रिया तो हमारी मारना हुआ। अब यहाँ पर क्योंकि अंडरलाइन जोर से उस पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले तो क्रिया का तरीका है, यानी रीतिवाचक हो जाएगा। और क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तो हो ही गया। और इसका सही विशेष्य, अब दूसरा इसमें विशेष्य क्रिया मारे, तो बिल्कुल क्रिया क्या है? मारना। ठीक है ना, ब्रेक मारे। तो सही इसका भी पहला ही विकल्प हमारा आंसर में बन जाता है। स्थानवाचक है नहीं, कालवाचक है नहीं, परिमाणवाचक, तो ये यहीं पे ही क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था। यह वही, इस तरीके के शब्द होते हैं सार्वनामिक। अब सार्वनामिक के लिए हमारा ख वाला ऑप्शन, क्योंकि संकेतवाचक नहीं है, निपात नहीं है, परिमाणवाचक नहीं है, तो जो ये आंसर होगा सार्वनामिक नाम, यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है और पुस्तक का विशेष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, हालदार साहब ने पान खाया। अब खाना क्या है? क्रिया है, तो उसी का पद परिचय देना है। तो क्रिया तो कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, फिर है, क्योंकि पान खाया तो सकर्मक क्रिया हो ही गई, पान साथ में दे ही रखा है। उसके बाद कर्म क्या है? पान है, सामान्य भूतकाल है और कर्तरीवाच्य है। तो सही आंसर होगा हमारा ख, क्योंकि अकर्मक नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, द्विकर्मक नहीं है। तो हम यहीं से इसको आगे से फर्स्ट उससे ही पता चल जाएगा। भाई एक जैसा 1-2 में दे रखा है तब तो हमें और आगे बढ़े, लेकिन फर्स्ट में ही जो कट जाते हैं तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, कुछ लड़के बाहर खेल रहे थे। अब कुछ क्या है? कुछ अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है ना, अब अनिश्चयवाचक में जैसे पहला कुछ सार्वनामिक विशेषण, तो ये बिल्कुल ये गलत, यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चय वाला कुछ भी नहीं दिया पहले से स्टार्टिंग में। दूसरा, पहले में इसमें दे दिया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो यहाँ तो हम इसको मान सकते हैं, लेकिन सर्वनाम नहीं है कुछ, क्योंकि लड़के हैं तो लड़कों की तो संख्या होगी, है ना। अनिश्चित तो है लेकिन सर्वनाम में नहीं है, तो हम ये कहेंगे लड़के संख्या में है, तो अनिश्चित संख्यावाची यहाँ विशेषण दे रखा है। दूसरे में कहा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वो बाद में है। ठीक है, तो हमारा सही होगा हमारा ग। ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये दूसरा वाला कुछ पड़ा है, ये तो संख्यावाची हो गया और ये जो है सर्वनाम वाला हो गया दूसरे में, क्योंकि 2 पे अंडरलाइन है
तो इसीलिए हमें 2 का देना है। तो वो जो है कुछ लड़के तो संख्यावाची, कुछ पढ़ा है तो यहाँ सर्वनाम। बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा पहला अपठित गद्यांश से था, दूसरा अपठित काव्यांश से था, तीसरा जो है सरल वाक्य विचार से था, चौथा जो था आपका वाच्य से था, और पांचवा जो है हम लोगों ने पद परिचय से संबंधित किया। अब छठा प्रश्न जो है वो हमारा अलंकार से संबंधित है। ठीक है, तो अलंकार में भी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 5 में से कोई 4 ही आपको करने हैं। तो पहला है, अर्थ बिना का पूर्ण है शब्द सकल जग काज। अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार देखो, सबसे पहला जो दिया है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ही इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक होते हैं लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। अब यहाँ पर कहा ना, अर्थ अगर आ जाए तो, अर्थ का अर्थ यहाँ पर 2 है, 2 और ठाट के अर्थ में अलग है, और जो है ठाट बाट के अर्थ में अलग है, और राज। और यहाँ पर शब्द जो है अर्थ के बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज, कि संसार के इन शब्दों के बिना इस संसार का कोई भी अर्थ जो है, जो इस पूरे संसार में जो शब्दों के अर्थ के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। और दूसरा अर्थ यानी धन से संबंधित है, कि धन के बिना कोई ठाट बाट या राज की व्यवस्था नहीं। तो अर्थ के 2 अर्थ हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, अर्थ के 2 अर्थ, एक तो शब्दों के अर्थ में और एक धन के अर्थ में। अगला है, कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार श्लेष, क्योंकि यहाँ अर्थ नहीं है, उत्प्रेक्षा। हाँ, तो दूसरा होगा हमारा, जो दूसरा आया है उत्प्रेक्षा, क्योंकि उत्प्रेक्षा में मनु, मानो, जनु इस तरीके के शब्दों का जहां प्रयोग होता है वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऐसे शब्द अगर हमें पंक्तियों में दिखाई देते हैं, जनु, मनु, मानो, है ना, तो इस तरीके के शब्दों में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और इसी से पहचानना आपके लिए और आसान होगा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो इसमें कौन सा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो वो आपसे पूछा गया है श्लेष, क्योंकि अर्थ वाला यहाँ पर नहीं है कि एक शब्द के 2 अर्थ बताए गए हैं, तो ऐसा नहीं है। उत्प्रेक्षा, जनु, मनु ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो उत्प्रेक्षा भी नहीं हो सकता। मानवीकरण, किसी प्रकृति की किसी चीजों को मनुष्य से उसकी उपमा करना, यानी उसकी तुलना करना, तो या उसका मानव का आरोप करना, तो वो भी यहाँ नहीं है। तो बचा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में यानी कुछ बड़ा चढ़ा करके बातों को कहना होता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि केवल जैसे गुस्से में उन्होंने धनुष ही चढ़ाया था और उतने में ये धरती और जो सिंधु है और आकाश जो है वो सब अचानक से कांपने ही लग जाते। केवल धनुष चलाया नहीं है, केवल उठाया ही है, उतने में ही ये सब कांप जाते हैं। तो ये बड़ा चढ़ा करके बात को कही गई है, इसीलिए यहाँ आंसर होगा हमारा अतिशयोक्ति। अगला है प्रश्न नंबर 4, एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात। इस काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है हमारा, श्लेष नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है। श्लेष तो 2 अर्थ कहीं पे भी नहीं है किसी शब्द के, प्रेक्षा भी, जनु मनु ऐसा कोई शब्द नहीं है। मानवीकरण, क्योंकि सूरज सोच रहा है छुट्टी लेने की, यानी जैसे मनुष्य सोचता है ना कि छुट्टी लेकर के वो आराम करे, सुकून के पल बिताए, वैसे ही। और चलने दो धरती और रात, जो जैसे चल रही है वैसे चलने दो। तो यहाँ पर सूरज का जो है एक मनुष्य के रूप में आरोप किया गया है, इसीलिए यहाँ आंसर होगा हमारा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, बढ़ते हैं हम प्रश्न अगले की ओर। 5वां, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहाँ पर भी मानो शब्द का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जानू मनु, जानू मानो, इस तरीके के जो शब्द होंगे वो हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार में होंगे। तो इसीलिए ये हमारा प्रश्न का उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए, ये हमारे जो व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक थे वो तो हमारे यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा पार्ट जो है
अभी तो गद्य में ही चल रहा है, सॉरी अभी उसी में चल रहा है, क में ही। तो क पार्ट में अभी पूछे गए हैं यहाँ पर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, सॉरी क्षितिज ही है। तो उस क्षितिज में भी 2 पार्ट है, गद्य और पद्य। तो गद्य से संबंधित 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे आपके। तो उन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कोई पैसेज दिया हुआ होगा, उस पैसेज को पढ़ करके देना है। तो पहले हम वही करेंगे और उसके बाद 2 प्रश्न और गद्य से ही पूछे जाएंगे जिसमें कोई पैसेज नहीं होगा, केवल आपकी जो आपने पढ़ा है उसी का मूल्यांकन करने के लिए वो 2 प्रश्न, वो भी दोनों ऑब्जेक्टिव ही होंगे। तो पहला देखो पैसेज दिया है, कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। ये जो आपका जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा, वो उसी से लिया गया है। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, ठीक है, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं इतनी सी बात पर कि उनकी आंखें भर आई। तो ये हमारे नेताजी के चश्मे से ये पैराग्राफ लिया गया है। अब इससे जो पहला प्रश्न पूछा है, तो देखिए हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए। तो नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा न देख करके दुखी हुए, देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देख करके दुखी हुए, घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी आदि की बीती हुई बातें सोच करके दुखी हुए, या देश में अलग अलग कौमों की विचारधारा से बहुत अंतर को देख करके दुखी हुई। तो सबसे सही जो है आंसर वो है हमारा देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देख करके वो दुखी हुए थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं, हालदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे? कैप्टन के सारे चश्मे बिक जाने के कारण, कैप्टन के गंभीर रूप से बीमार हो जाने के कारण, या मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण, नटखट बच्चों द्वारा चश्मा बार बार उतार दिए जाने के कारण? तो सही है हमारा मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण। अगला प्रश्न है, हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या किया? तो चौराहे पर आते ही पान की दुकान खोजने लगी। उन्होंने कैप्टन का स्मरण किया और वो नम हो गई। चौराहे पर आते ही स्वभावतः मूर्ति की ओर उठ गई, या बांस पर चश्मे लगाकर उन्हें बेचते हुए कैप्टन को खोजने लगी? तो सही आंसर है चौराहे पर आते ही स्वभावतः मूर्ति की ओर उठ गई। ठीक है, ये पैसेज में दिया हुआ ही है, आप आराम से कर पाएंगे इनको। तो हालदार साहब क्यों चीख पड़े? तो पान वाले का बदला हुआ व्यवहार देखकर, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर, नेताजी की मूर्ति के पास बहुत सारे बच्चों को एकत्र देखकर, या ड्राइवर के द्वारा उनके आदेश का पालन न किए जाने के कारण? तो सही आंसर है नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देख करके। अगला प्रश्न है, सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा किस बात का प्रतीक था? राष्ट्रीय धरोहरों को संरक्षण देने का, हस्तकला के प्रति बढ़ रहे अनुराग का, देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का, या सरकंडे जैसी वनस्पति को संरक्षित करने का? तो सही है देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का। तो ये 5 प्रश्न हमारे गद्य से हैं। अब मैंने आपको बोला था ऐसे ही जो आपने पठित, आपके जो पाठ हैं पढ़े हुए गद्य से संबंधित, उसमें पैसेज नहीं दिया होगा,
बस केवल उस आपकी जो कहते हैं ना कि जो मूल्यांकन है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, उससे संबंधित 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बिना पैसेज के भी पूछे जाएंगे। तो पहला उसी क्रम में पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरते थे? तो पहला है मधुर गायन, खेती-बाड़ी करना, गांधीवादी दर्शन, सारा समय पूजा पाठ में बिताना इसके कारण, या मृत्यु से न घबराना, हर समय भजन में लीन रहना, बेटी व बहू से बहुत प्रेम करना, या तीसरा सात्विक गृहस्थ जीवन, सत्यवादिता, शुद्ध व्यवहार, कबीर दर्शन से संजित सज्जित आत्मा, या चौथा आस्तिकता, समाज सेवा, प्रतिदिन मंदिर जाना, रास्ते में जो भी मिले उसे उपदेश देना। तो सही है सात्विक गृहस्थ जीवन, सत्यवादिता, शुद्ध व्यवहार, कबीर दर्शन से सज्जित आत्मा, इसके कारण ही वो प्रसिद्ध थे, है ना। दूसरा काशी को, और ये जो बाल गोविंद भगत से हमारा लिया गया था, काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देते हैं। यहीं से सांस्कृतिक संरक्षण अभियान का शुभारंभ हुआ था। यहाँ तीसरा, यहाँ गली गली में पाठशालाएं हैं जिनमें संस्कार सिखाए जाते हैं। या फिर चौथा, यह विद्वानों, कला मर्मज्ञों, कलाकारों, स्नेह व सद्भावना की पावन स्थली है। तो सही आंसर है हमारा यह विद्वानों, कला मर्मज्ञों, कलाकारों, स्नेह व सद्भावना की जो है पावन स्थली है इसके कारण। तो ये तो हो गया हमारा गद्य से रिलेटेड 7 प्रश्न, 5 पैसेज दे करके पूछे गए और 2 आपके चिंतनशील पर आधारित थे। ऐसे ही पद्य खंड में से भी ऐसे ही 5 जो हैं आपको पद्यांश दिया होगा उसमें से करने हैं, और 2 जो है चिंतनशील पर आधारित है। तो देखो पद्यांश दिया है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो ये इससे संबंधित पहला प्रश्न है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? संगतकार के लिए, प्रधान गायक के लिए, गाने के इच्छुक संगीत प्रेमियों के लिए, या वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों के लिए? तो सही आंसर है हमारा प्रधान गायक के लिए। अगला है, संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? तो पहला ऑप्शन है जब ऐसा करने के लिए उसका मन उससे कहता है। दूसरा, जब गायन को प्रभावी बनाकर वह वाहवाही लूटना चाहता है। तीसरा, गायक के द्वारा किसी पंक्ति विशेष को गाने का आग्रह किए जाने पर। या चौथा, गायक का कंठ कमजोर होने तथा प्रेरणा व उत्साह में गिरावट आने पर। तो सही आंसर है हमारा घ, गायक का कंठ कमजोर होने तथा प्रेरणा व उत्साह में गिरावट आने पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा घ। प्रश्न नंबर 3 है, संगतकार किसका प्रतीक है? तो संगतकार संगीत को पागलपन की हद तक चाहने वाले जज्बात का, स्वर को साधना के लिए अनवरत की जाने वाली साधना का, किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का, या मनोरंजन, माधुर्य, मनुष्यत्व, अपनत्व, प्रतिबद्धता व प्रेरणा का? तो सही उत्तर है किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा ग। अगला है चौथा प्रश्न, कभी कभी संगतकार गायक का यूं ही साथ क्यों देता है? अपने आप को उसके समकक्ष प्रदर्शित करने के लिए, उसे यह संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला न समझे। तीसरा, वह मुख्य गायक की कमजोरियों से पूरी तरह परिचित होता है। या चौथा, उसे विश्वास होता है कि बीच बीच में गाने से गाने की मधुरता बनी रहेगी। तो सही उत्तर है हमारा ख, उसे यह संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला न समझे। और अगला और इस पद्यांश का चौथा प्रश्न, संगतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है? प्रधान गायक की सेवा में सदैव श्रद्धापूर्वक जुटे रहने से,
गाने से पहले प्रत्येक कार्य को करने की पूर्व योजना बनाने से, या स्वयं को विशिष्ट न बनाकर प्रधान गायक की विशिष्टता बढ़ाने से, या कार्यक्रम से पहले एवं उसके उपरांत प्रधान गायक के चरण स्पर्श करने से। तो बिल्कुल नहीं, आंसर है ग, सत्य और विशिष्ट स्वयं को विशिष्ट न बना करके प्रधान गायक की विशिष्टता बढ़ाने में। अगला है 10वां प्रश्न। वहां पर 5 प्रश्न हमारे हो चुके थे, सॉरी क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा गलत डाला हुआ था, 4 यहाँ पर और वो 5 था हमारा। और अब जो है हमारा प्रश्न नंबर 10 में जो 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, तो हमारा ये 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद हमारा क खंड हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, इसमें फसल जो कविता है उससे लिया गया है। फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में आए अन्य बिंदु हैं। अन्य बिंदु क्या हैं, वही पूछा गया है। जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं कृषि विज्ञान की समझ द्वारा खेती, पर्यावरण संरक्षण तथा उपभोक्तावाद, प्रकृति और मनुष्य के संबंध, कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति व मनुष्य के सहयोग से सृजन, या अंतिम है कर्मवाद एवं भाग्यवाद, वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने का आह्वान। तो सही उत्तर है हमारा कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति एवं मनुष्य के सहयोग से सृजन। ये फसल कविता जो है हमें इसको बताती है। और अगला है हमारा, गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद न आने का मुख्य कारण। ये हमारा जो सूरदास वाला चैप्टर है उसी का है ये। यहाँ पर गोपियां जो है योग संदेश श्री कृष्ण हमारे भेजते हैं, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है कि पहला, इसमें शुष्क संदेश पसंद क्यों नहीं आया, इसका क्या कारण था। उद्धव के कठोर शब्द एवं अति कटु व्यवहार के कारण, उद्धव के वाक पटुता की कमी एवं हृदयहीनता के कारण, गोपियों का प्रेम मार्ग के स्थान पर ज्ञान मार्ग को पसंद, या अंतिम है गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करना। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करने के कारण उन्हें उद्धव का ये जो शुष्क संदेश है वो पसंद नहीं आता है। तो अभी तक पार्ट क में हमने देखा जो हमें 49 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें सारे क्वेश्चन जो थे वो ऑब्जेक्टिव थे। और अब जो है खंड ख में सारे जो प्रश्न हैं वो सब्जेक्टिव है, अर्थात वर्णनात्मक शैली में आपको करने हैं। ठीक है, तो वहां 40 प्रश्न करने थे जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के थे। यहाँ पर कुछ अलग अलग है जो कि मैं अभी आपको बता ही दूंगी। तो पहला जो देखते हैं हम, जो प्रश्न नंबर 11 है, 10 तक उसमें हो गए थे। प्रश्न नंबर 11 जो कि आपके गद्य खंड से पूछा जाएगा, और उसमें 4 प्रश्न दिए होंगे आपको, और उसमें से कोई 3 प्रश्न आपको हल करने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो है 2 अंक का, यानी ये जो 3 प्रश्न होंगे वो आपके होंगे 6 मार्क्स के। ठीक है, तो इसी क्रम में जो इस बार जो सैंपल पेपर में जो पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा गया है नवाब साहब वाला, यानी कि लखनवी अंदाज से। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, नवाब साहब की सनक नकारात्मक थी किंतु हर सनक नकारात्मक नहीं होती, सो उदाहरण सिद्ध कीजिए कि किस सनक को सकारात्मक कहा जा सकता है। तो अब हम पहले इसका उत्तर देख लेते हैं, फिर अगला प्रश्न करेंगे। सॉरी। सकारात्मक सनक का अर्थ है किसी कार्य की धुन का पक्का होना और लगन, मेहनत तथा ईमानदारी से उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह जुटकर प्रयास करना। ये क्या होती है हमारी सकारात्मक सनक। जैसे वैज्ञानिक, महापुरुष, आजादी के मतवाले क्रांतिकारी, सामाजिक बुराइयों को समूल नष्ट करने की ठानने वाले समाज सुधारक। तो ये उनकी जो सनक थी कैसी थी, सकारात्मक। पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी जैसे सकारात्मक सनक वाले व्यक्तियों के, ये मतलब ये उदाहरण दिया है कि ऐसे जो सकारात्मक सोच वाले जो व्यक्ति हैं वो कहीं पे भी, पहाड़ों पर भी रास्ता बना सकते हैं। ये एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो सकारात्मक
सनक का मतलब होता है किसी भी कार्य को, कोई भी जो अच्छा कार्य जिससे लोगों को फायदा हो, ऐसे कार्य को करने के लिए यदि व्यक्ति पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करता है और उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है करता है, तो वो हमारी सकारात्मक सनक कही जा सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न, महानगरों की फ्लैट कल्चर और लेखिका मन्नू भंडारी के परंपरागत पड़ोस कल्चर में आपको क्या अंतर दिखाई देता है, विचार करके लिखिए। तो इसका उत्तर है, देखिए आगे, महानगरों की फ्लैट कल्चर में जीवन केवल अपने तक सीमित हो गया है। भाई फ्लैट में व्यक्ति एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है, केवल अपने तक सीमित रहता है। यहाँ एकाकीपन प्रिय होता जा रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा जीवन असहाय और असुरक्षित होता है। असहाय क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाता है, असुरक्षित क्योंकि वहां अगर आप अकेले रहेंगे तो उसमें सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं रहेंगे, मतलब अपने आप से कैसे, आप कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो आपकी सुरक्षा और आसान हो जाएगी। इसके विपरीत परंपरागत पड़ोस कल्चर में घर की दीवारें पड़ोस तक फैली हुई थी, अर्थात जीवन केवल अपने तक सिमटा हुआ नहीं था। जो आपके पड़ोसी हैं वो भी सब अपनत्व के बंधन में बंधे थे। ऐसा जीवन अधिक आनंदपूर्ण और सुरक्षित था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 3 में है, मंगल ध्वनि किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। ये हमारा जो नौबत खाने में वाला जो चैप्टर है उसी से ये प्रश्न लिया गया है। तो देखिए आगे, इसका उत्तर है, मांगलिक अवसरों पर वातावरण में पवित्रता व आनंद भरने के लिए वाद्य यंत्रों से बजाई जाने वाली ध्वनि मंगल ध्वनि कहलाती है। ठीक है। सॉरी, शहनाई मंगल ध्वनि का प्रमुख वाद्य है। बिस्मिल्लाह खां ने अपनी साधना से शहनाई को साध लिया था, यानी उसको बजाना सीख लिया था। तन्मयता के साथ शहनाई बजाकर वातावरण को मंगल पूरित करने में उन्हें महारत हासिल थी। इन विशेषताओं के कारण उन्हें मंगल ध्वनि का नायक भी कहा जाता है। भाई ये विशेषताएं थी उनकी, इसीलिए उनको मंगल ध्वनि का नायक भी कहा जाता है। और चौथा प्रश्न जो पूछा गया है सॉरी, अच्छे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है और संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये जो प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर क्या है? संस्कृत व्यक्ति यानी संस्कारों से युक्त जो व्यक्ति है वो संस्कृत व्यक्ति होगा कि जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। उदाहरण के लिए न्यूटन न्यूटन का नियम आपने पढ़ा ही है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। इस आधार पर न्यूटन संस्कृत मानव सिद्ध होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ नया सोचा और नवीन सोच कर डाली। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 में जो ये 4 प्रश्न थे, इनके उत्तर 4 में से आपको 3 करने होंगे। ये तो पूछे गए थे आपके गद्य खंड से। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12 में आपसे पद्य खंड से भी, जो हमारी स्पर्श पुस्तक है उसके पद्य खंड से भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और 4 में से किन्हीं 3 का आपको उत्तर देना है और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, क्रोध से बात और अधिक बिगड़ जाती है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आलोक में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर है, देखिए क्रोध से बात और अधिक बिगड़ने की संभावना रहती है। क्रोधी व्यक्ति का वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। प्रत्युत्तर में विपक्षी भी कटु व व्यंग वचन सुनाता है। अगर आपने गलत जवाब दिया है तो सामने वाला भी आपको जो उसके प्रत्युत्तर यानी वापस में आपको भी जो है गलत ही जवाब देगा, उल्टा ही जवाब देगा। पाठ में भी परशुराम जी के क्रोध करने के कारण लक्ष्मण जी ने भी उनकी अवस्था व पद का ध्यान न रख करके उन्हें कठोर उत्तर दिए। यदि श्री राम की विनम्रता बीच में न होती तो न जाने परिणाम क्या हो सकता था। भाई क्रोध के बदले तो आपको क्रोध ही मिलेगा। वो तो है ही नहीं कि कोई आप क्रोध करोगे और सामने वाला आप पर जो है प्यार से आपसे बात करेगा। ठीक है
तो यहाँ पर भी जो हमने चैप्टर पढ़ा था राम परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें भी यही कि श्री राम ही बीच में आते हैं और वो उन दोनों की जो क्रोध वाला वातावरण है उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम की किस कविता में कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम तथा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है? इस आह्वान का क्या कारण है, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, बादल गरजो जो है ना, उस चैप्टर से यानी उत्साह कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो उत्साह कविता में कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम तथा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है, क्योंकि फुहार, रिमझिम, बरसना कोमलता व मृदुल सोच के प्रतीक हैं, किंतु जब नवीन परिवर्तन लाना हो यानी नया कुछ करना हो तो गर्जन यानी विद्रोह और क्रांति की आवश्यकता होती है। इसीलिए कवि ने बादल से गरज कर नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति के साथ नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। भाई इसी कारण से जो है ये गरजने के लिए बादलों को कहा गया है, ताकि कुछ नया हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो देखिए ये जो पंक्ति ली गई है, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यह पंक्ति एक दंतुरित मुस्कान कविता से ली गई है और इसके माध्यम से कवि ने शिशु की भोली मुस्कान के प्रभाव का वर्णन किया है कि उसे देखकर पाषाण के समान हृदय, पाषाण यानी पत्थर के समान जो हृदय भी स्नेहलता का अनुभव करता है और उसकी मुस्कान में खो जाना चाहता है। यानी बच्चों की जो बाल मुस्कान होती है उसको देख करके पत्थर दिल वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है। और अंतिम जो चौथा प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, आत्मकथा लिखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? कवि के लिए यह कार्य कठिन क्यों था? सोचकर लिखिए। तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सॉरी, आत्मकथा लिखने के लिए व्यक्तित्व की विशालता के साथ साथ सच्चाई, साहस और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। लेखक के अंदर ये गुण तो थे, किंतु विनम्रता व महानता के कारण वे स्वयं के जीवन को आत्मकथा लिखने योग्य नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि अभी उन्होंने इतने बड़े कार्य नहीं किए कि उनकी आत्मकथा में लोगों के लिए कुछ प्रेरणा हो, इसीलिए उन्होंने ये लिखने के लिए मना किया था। तो ये हमारे जो 4 प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 11 उसके ये 4 प्रश्नों, सॉरी प्रश्न नंबर 12 उसके ये 4 प्रश्न जो हैं हमने हल किए हैं। अब प्रश्न नंबर 13 जो है, हमारी जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है संचयन, उसी से 3 प्रश्न लिए गए हैं और 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न हमें करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का यहाँ पर है। 2 प्रश्न करने हैं और 2 प्रश्न दोनों 4-4 नंबर के हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, वही सुख, शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि इस अक्षम्य अपराध का प्रायश्चित मनुष्य किस प्रकार कर सकता है? तो देखिए, इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस प्रकार से कर सकता है इस अपराध का प्रायश्चित? तो हमारी पीढ़ी ने प्रकृति का अंधाधुंध तरीके से दोहन किया है, यानी अंधाधुंध तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया है, उसको खर्च किया है। उसने प्रदूषण व वृक्षों के कटाव से पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़ा है। इससे प्रकृति की लय, ताल और गति बिगड़ी है, जिसके भयावह परिणाम सामने आ रहे हैं। मनुष्य को प्रकृति व पर्यावरण की कराह सुन करके, यानी उसके दुख को सुन करके उनके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर प्रकृति मित्र बन करके प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि नहीं फेंकने चाहिए। प्रकृति व पर्यावरण मित्र की भूमिका संकल्पित होकर निभानी चाहिए, ताकि इसी प्रकार वो अपना प्रायश्चित कर सकता है। ठीक है,
तो अब अगला जो प्रश्न है वो है रचना की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। मैं क्या लिखता हूँ पाठ के आधार पर हिरोशिमा घटना से जोड़ते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो ये जो अगला प्रश्न है वो है, इसका उत्तर जो है वो है हमारा ये, भीतरी विवशता लेखन के लिए मजबूर करती है जो आंतरिक अनुभूति से उत्पन्न होती है। किसी घटना विशेष का अनुभव जब घनीभूत होकर के यानी बहुत बड़ा वो कर करके तब मन में संवेदनशीलता अकुलाती है और यही अकुलाहट अभिव्यक्ति का आधार बनती है। अनुभव आंतरिक अनुभूति विवशता संवेदना के बाद पृष्ठों पर कुछ उतरता है। बाहरी दबाव की अपेक्षा लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति कहीं अधिक प्रभावी है। बाहर से कोई पीछे पढ़े लिखो लिखो तो ऐसा हम अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर वो अंदर से ही इस चीज के लिए तैयार है तो बहुत अच्छे से लिख सकता है। लेखक ने हिरोशिमा की विभीषिका को पत्थर पर उतरी मनुष्य की छाया से महसूस किया और इसी अनुभूति के घनीभूत होते ही हिरोशिमा पर कविता लिख दी। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, देखो, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ का अपने माता पिता से बहुत लगाव है। बचपन में हर बच्चा एक पल के लिए भी माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहता, किंतु माता पिता के बूढ़े हो जाने पर इनमें से ही कुछ उन्हें साथ न रखकर वृद्धा आश्रम में पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों को आप किन शब्दों में समझाएंगे, विचार करके लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर जो है सभी बच्चे अपने, क्योंकि बचपन में उनको असुरक्षा का भय होता है या ये कहें कि बचपन में वो नहीं समझते हैं और जैसे ही वो बड़े होते हैं सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हमें माता पिता की जरूरत नहीं है, तो ऐसा करते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं हम लोग बढ़ती उपभोक्तावादी सोच, एकल परिवार को प्राथमिकता, वैयक्तिकता का प्रभावित होना, संवेदनशीलता में कमी आना आदि माता पिता को दूर रखने के प्रमुख कारण हैं। ऐसे लोगों को भावात्मक रूप से समझाने की आवश्यकता होती है। उन्हें यह कहकर समझाया जा सकता है कि जैसा कि वे अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं वैसा कल उनके साथ भी हो सकता है। वे वृद्धाश्रम भेजने के पूर्व माता पिता के साथ स्थान व स्वयं को रख करके देखें। यानी हम जब उनको खुद वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे कि जो आप आज इनके साथ कर रहे हैं वैसा ही अगर आपके साथ होगा तो फिर आगे क्या करोगे, तो तब जाकर के हो सकता है उनके समझ में ये बात आ जाए। ठीक है, तो ये जो हमारे 3 प्रश्न हैं ये यहीं पे समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो जो प्रश्न नंबर 14 है उसको हम जो है यहीं पर थोड़ा सा ऐसे ही समझेंगे। प्रश्न नंबर 14 में आपसे अनुच्छेद पूछा गया है। 3 अनुच्छेद आपके यहाँ पे 3 टॉपिक आपको दिए हुए होंगे। ठीक है, और 3 में से कोई एक टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। जैसा कि यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती। तो इसके लिए ये 4 पॉइंट्स भी आपको दिए गए हैं कि मानसिक दृढ़ता से मुश्किल हालातों का सामना संभव हो सकता है। कठिन हालातों से दो हाथ करने की शक्ति आपको मिलेगी इनसे। अनेक संघर्षशील व्यक्तियों के उदाहरण आप इसमें दे सकते हैं और मानसिक दृढ़ता का संकल्प लास्ट में। इस तरीके से इन चारों पॉइंटों पे 2-2, 3-3 लाइन बना करके अगर आप लिखेंगे तो आपका जो है अनुच्छेद पूरा हो जाएगा। जैसे अगला और है, अगला जो दिया हुआ है साइबर युग, साइबर ठगी, यानी सावधानियां, इसमें क्या सावधानियां रखनी है और इसके सुरक्षा के उपाय क्या हैं। तो इसमें भी संकेत बिंदु आपको दिए हुए हैं। बढ़ते ऑनलाइन कार्य, इसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, किस किस तरीके से बढ़ रहा है। साइबर ठगी की बढ़ती घटनाएं, इसमें सावधानियां और इसके बचने के उपाय के हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि अपन साइबर क्राइम से बच सकें। ठीक है, और अगला जो है बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। ठीक है, तो ये एक
पंक्ति है और इसी के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है कि दूसरों की कमियां देखना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हर मनुष्य जो है स्वयं को ना देख करके या स्वयं की कमियों को ना देख करके सामने वाले की कमियों को ही देखता है, तो ये चीज नहीं करना चाहिए। हमें पहले अपने आप को देखें कि हमारे अंदर की क्या कमी है, और अगर सामने वाला हमारी कमी बता भी रहा है तो हमें उसको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। दूसरा पॉइंट दिया है इसमें, इस प्रवृत्ति का समाज पर प्रभाव और अपने अंदर झांकना आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण का संकल्प लें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले अपनी कमियों को दूर करेंगे ताकि हम जो है हमारे अंदर कोई कमी ना रहे। तो हम इन पे ये जो अनुच्छेद वाले संकेत बिंदु हैं, एक जो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट पे अगर हम 3 लाइन भी लिखते हैं तो 4 पॉइंट पे 12-13 लाइन काफी होती है एक अनुच्छेद के लिए। तो प्रश्न नंबर अगला जो है वो है 14 के बाद 15, और प्रश्न नंबर 14 आपका 5 अंक का है। 3 जो है विषय आपके पास रहेंगे, 3 में से कोई एक विषय पे आपको अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न नंबर 15 जो है इसमें आपको जो है पत्र जो है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पहला पत्र, आप मनस्वी मौर्य या मनस्विता मालवीय हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक नाम आप ले सकते हैं। बरसात के दिनों में दुर्घटना को दावत देते हुए खुले पड़े सीवर लाइन के मेन होलों के संदर्भ में दैनिक जागरण अबस नगर यानी एड्रेस दिया हुआ है सॉरी के संपादक को एक समाचार प्रकाशित करने का अनुरोध करते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो ये क्योंकि किसी संपादक महोदय को है तो ये औपचारिक पत्र आपका है, तो आप ऊपर एड्रेस लिख दें और एड्रेस लिखने के बाद अपना जो एड्रेस है वो लिख दें। फिर सेवा में श्रीमान जो है संपादक महोदय, पत्र का कोई भी पत्र का नाम डाल दें, एड्रेस डाल दें, विषय डाल दें कि सीवर लाइन के मेन होलों के को सुधारने के संदर्भ में। ठीक है, ऐसा करके, और महोदय नम्र निवेदन है कि जैसा मैं इस जगह का निवासी हूँ और बारिश के समय में ये जो बहुत सारी जो बारिश के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होने का, ये जो सीवर की जो पानी की वजह से जो सड़कों पे गड्ढे हो गए हैं, इसकी वजह से जो है दुर्घटनाएं होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको जल्द से जल्द सही करवाने की कोशिश करें। तो और आपका बहुत बहुत आभार होगा, और भवदीय लिख करके या प्रार्थी लिख करके अपना नाम और जो है एड्रेस या दिनांक लिख दे। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अगला जो है इसी में चॉइस आपको रहेगी दूसरा, आप श्रेयस राजपूत या श्रेयसी सिंह हैं, आप छात्रावास में रहते हैं, आपको पिताजी से पता चला है कि आपकी माताजी पूरे परिवार का तो ध्यान रखती हैं किंतु अपने स्वास्थ्य की अक्सर अनदेखी करती हैं। माताजी को समझाते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। क्योंकि ये माँ को पत्र लिखना है तो ये अनौपचारिक पत्र है, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, आदरणीय माताजी, है ना, आदरणीय माताजी सादर चरण स्पर्श, मुझे मैं यहाँ पर बहुत मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल मंगल होंगी। लेकिन मुझे जो है पिताजी से पता चला कि आप जो है पूरे परिवार का तो ध्यान रखती हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रख रही हैं, आप जो है अधिकतर बीमार रहती हैं। तो आप मैं जो है आपसे यही विनती करता हूँ कि आप परिवार के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो पूरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है सजग रहें, और मैं यही आपसे जो है विनती करता हूँ कि आप जो है अपने सेहत पर पूरा पूरा ध्यान देंगी। और आपका प्रिय पुत्र या आपकी प्रिय पुत्री, और नाम लिख करके इस तरीके से आप इस पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये भी आपका 5 अंक का है। सॉरी। अगला प्रश्न है, आप तरुणावेश्य हैं, आप बीएड कर चुके हैं, आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल अबसर नगर में हिंदी अध्यापक या अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त समृद्ध बायोडेटा लगभग 80 शब्दों में तैयार कीजिए। अब बायोडेटा तैयार करना है तो बायोडेटा में जैसा कि आपको पता ही है कि आप अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, अपना जो है डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे,
और जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ अपना पूरा पता जो है, पूरा एड्रेस जो है वो आप लिखेंगे और उसमें आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, योग्यता जो है वो आपको लिखना है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपको लिख करके इस तरीके से पूरा बायोडाटा तैयार करना होता है, ठीक है। फिर अगला है, आप ये भी अथवा में आपको रहेगा, आप रॉबर्ट पॉल या डॉली डिसूजा हैं। आपने बस प्रकाशन क ख ग नगर से ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाई थी। प्रकाशन द्वारा उनमें से 2 पुस्तकें किसी अन्य लेखक की भेज दी गई हैं और एक पुस्तक के पहले कुछ पेज फटे हुए हैं। इसकी शिकायत करते हुए तथा इन पुस्तकों को शीघ्र लौटाने और नई पुस्तकें भिजवाने के लिए प्रकाशन के वरिष्ठ प्रबंधक को लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। तो यहाँ हम जिस तरीके से मेल करते हैं, तो मेल आईडी आप डालेंगे, डेट डालेंगे और फिर जो है उस मेल में लिख देंगे कि जो है महोदय, संपादक महोदय, मैं जो है मैंने कुछ पुस्तकें मंगवाई थी, इनमें से 2 पुस्तकें तो आपने दूसरी भेज दी और एक पुस्तक जो है जो सही आई है उसके कुछ पृष्ठ जो है फटे हुए हैं। आपसे निवेदन है कि आप जो है इन पुस्तकों को बदल करके दूसरी पुस्तकें भिजवाने की कृपा करें। तो ये बस मेल में, क्योंकि हम ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और अगर सीसी करके भी मतलब किसी और को भी आप इसमें डालना चाहते हैं तो वो वहीं ऊपर ही करेंगे। तो ये इस तरीके से इस प्रश्न का ये उत्तर होगा और ये भी आपका 5 अंक का है। अब इस प्रश्न पत्र में जो अंतिम प्रश्न होगा है वो है, आपके चाचा जी ने रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान खोली है। वे प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय समाचार पत्र में उसका विज्ञापन देना चाहते हैं। आप उनके लिए लगभग 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यानी ये विज्ञापन वाला प्रश्न है। तो रेडीमेड कपड़ों की शॉप है, तो आप एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में जो है ऊपर जो बॉक्स बना करके जो ऊपर वाला एरिया है, उस ऊपर वाले एरिया में जो भी आप इस शॉप को नाम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उस पर मोटे-मोटे शब्दों में या फिर कोई कलर जो स्केच कलर या होते हैं उनसे पहले शॉप का नाम लिख सकते हैं। उस नाम के बाद आप यहाँ पर कोई भी ड्राइंग या फिर अगर कोई कपड़ों का चित्र बना सकते हैं या फिर जैसे छूट देने के 20% छूट है या सेल है, इस तरीके की जो है मतलब कम शब्दों में कि आप चीज को बेचना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें आप डालेंगे, वो सारी चीजें आप इस बॉक्स के अंदर करके एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। यानी आपको छूट डालना है या विशेष कोई ऑफर है तो वो ऑफर डालना है, तो वो इस तरीके से हम विज्ञापन को करते हैं। और इसी में अथवा में जो दूसरा दिया है वो है, आप सौम्य गर्ग या सौम्या गर्ग हैं, आपके भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ या एनिवर्सरी है। इस अवसर पर उनके लिए लगभग 60 शब्दों में शुभकामना एवं बधाई संदेश लिखिए। तो देखिए ये तो विज्ञापन था और जो संदेश होते हैं, शुभकामना संदेश हो या शोक संदेश हो, तो उसमें भी हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाते हैं और ऊपर संदेश लिख करके और यहाँ पर आप शुरू कर देंगे कि लिखेंगे कि आपके भैया भाभी की पहली वर्षगांठ है कि मुझे ये सूचित करते हुए या ये सूचना देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भैया और भाभी आपकी जो है शादी की सालगिरह की ये पहली वर्षगांठ है और मुझे इस चीज़ की जैसे ही पता चला और मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो है आपका जो ये वैवाहिक जीवन है वो हमेशा ऐसे ही प्रेम इनमें बढ़ता रहे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जो है जल्द से जल्द वहाँ आने की कोशिश करूँगा और अपना प्रिय करके अपना नाम लिख दें। इस तरीके से आप जो है शुभकामना संदेश भेज सकते हैं और आप यहाँ पर विज्ञापन का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आपका जो है प्रश्न पत्र इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।